हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं डीएसएसबी और ईएमआरएस एग्जाम के लिए। तो जो डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो आपका एसएसटी का सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमारा 10th क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसमें हम क्या देख रहे थे? सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर हम देख रहे थे जिसमें हमने 2 वीडियो देख ली। अब हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? एक तो हम सत्ता के साझेदारी की जरूरत देखेंगे, एक तो ये देखने वाले हैं, और दूसरा पॉइंट इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे लेबनान का। लेबनान में क्या हुआ था जब सत्ता की साझेदारी पर प्रश्न उठाए गए थे, जब वहां कोल्ड वार हुई थी, तब उस जगह पर कैसी कंडीशन आई और वहां के लोगों ने, जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने किस तरह के अपने विचार प्रस्तुत किए और अपनी राजनीतिक स्थिति में बदलाव किए। तो ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। इसके बाद हमारी चौथी वीडियो और होने वाली है। वैसे तो मैं 3 वीडियो में इसे खत्म करने वाला था, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप। इसमें हम 4 एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब 4 पॉइंट, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उन्हें डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। इसी वजह से हम उसे अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम सत्ता के साझेदारी की जरूरत देखने वाले हैं और लेबनान का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, सत्ता के साझेदारी की जरूरत क्या है, क्या ही जरूरत है सत्ता के साझेदारी की। हमने सबसे पहले देखा एक एग्जाम्पल श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हुआ था? 2 समुदाय थे, एक तो सिंहली लोग थे और तमिल लोग थे। 2 भाषाओं में झगड़ा हुआ। जो बहुसंख्यक थे वो सिंहली लोग थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात सुनना बंद कर दिया और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिससे वहां पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई। वैसे ही अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? हमने बेल्जियम को देखा था। बेल्जियम में भी यही हुआ। बेल्जियम में 2 समुदाय थे, एक फ्लेमिश स्थान था और दूसरा बेलोन था। यहां पर फ्रांसीसी और डच लोगों का आपसी संघर्ष था। ये भी फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले थे, डच भाषी बोलने वाले थे, और जहां पर डच लोग ज्यादा थे, फ्रांसीसी लोग कम थे। लेकिन यहां पर गृह युद्ध की स्थिति नहीं बन पाई। वहां की सरकार थी, उन्होंने कदम उठाए इस तरह के कि स्थिति को सुधारा जा सके और वहां पर गृह युद्ध नहीं बना। यहां पर टुकड़े नहीं हुए देश के और आसानी से एक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, दोनों के द्वारा ही स्वीकार किया गया और व्यवस्था को सही तरीके से लागू कर दिया। तो यहीं पर बात होती है कि आखिर सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्या है। जब हम ये 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो सत्ता के साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क दिए जाते हैं। एक तो युक्तिपरक तर्क होता है, ठीक है, रैशनल तर्क होता है, दूसरा मॉरल तर्क होता है। तो एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे। जो युक्तिपरक तर्क होता है, मतलब रेशनल तर्क है, उसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सत्ता का बंटवारा है वो ठीक माना जाता है। क्यों ठीक माना जाता है? क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच टकराव नहीं होता है। इससे आपने देखा होगा कि जब सत्ता के साझेदारी कर ली गई थी तो वहां पर क्या हुआ? जो फ्रांसीसी लोग थे और डच भाषी लोग थे, उन लोगों के बीच में झगड़े खत्म हो गए। हुआ था कि नहीं? ऐसा ही हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने सत्ता के साझेदारी को स्वीकार किया। और इस तरह के ही तर्क को हम क्या कहते हैं? रैशनल लॉजिक कहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर किसी सत्ता में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है तो वहां पर सत्ता की साझेदारी कर लीजिए, लोगों के हाथ में पावर दीजिए, जिससे लोग सही तरीके से अपना निर्णय ले सके। उन्हें लगे लोकतंत्र में हमारी भी जरूरत है, लोकतंत्र में हमारे फेवर के लिए भी काम किया जा रहा है। इसी वजह से उनमें क्या है? झगड़ा नहीं होगा और उन्हें भी अपनी सत्ता का एहसास होगा और आपस में सहमति के साथ रहेंगे। ठीक है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो वहां पर क्या देखा जाता है? हिंसा देखी जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता देखी जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहां क्या हो जाता है, सैनिक शासन लग जाता है।
तो सैनिक शासन क्यों लग जाता है? क्यों ही सेना वहां की इस तरह के काम करती है कि लोकतंत्र में बैठे लोग जिन्हें लोगों के द्वारा चुना गया है उन्हें हटा दिया गया और सेना ने अपने अधिकार में ले लिया पूरा क्षेत्र। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ तो स्थितियां ऐसी होती होंगी जिससे सत्ता में बैठे लोग इस तरह के निर्णय देते हैं जो दूसरे लोगों के पक्ष में नहीं है और दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं और वो विरोध इतना भयावह होता है कि हिंसा का रूप ले लेता है और सत्ता को उखाड़ फेंकने की स्थिति में आ जाता है। बहुसंख्यक समुदाय का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? आपने देखा होगा जब श्रीलंका की बात हम कर रहे थे तो वहां के जो सिंहली लोग थे, अगर वो तमिल लोगों की बात मान जाते तो क्या वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनती? वहां पर गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनती। उनके कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को मानना था। जब पॉइंट्स को मान लिया जाता तो वो भी सत्ता में आ जाते और सत्ता में आने के बाद एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहते, जबकि ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि पूरी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सही करने के लिए केवल राजनीतिक लोगों का ही हाथ नहीं होता, वहां के बहुसंख्यक समुदाय को भी यह सोचना चाहिए कि हम बहुसंख्यक बेशक है लेकिन हम किसी के हक को नहीं मार सकते। अगर हक को मारेंगे तो दूसरा व्यक्ति इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देगा कि उसे देश को या तो वो देश के टुकड़े करने की सोचेगा या फिर वो क्या करेगा, सत्ता को ही पलटने की कोशिश करेगा। तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा ना हो, देश की अखंडता बनी रहे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और इससे क्या होता है, जो बहुसंख्यक का आतंक है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं इकट्ठा करता। आपने देखा होगा अक्सर हमारे एग्जाम्पल में, अगर जैसे हम किसी की बात करें तो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की ही बात करें, हिंदू धर्म के लोग अगर ये कहने लगे कि मुस्लिम धर्म को हमारे देश से निकाल देना चाहिए, तो क्या सभी हिंदू लोग ऐसा कर रहे हैं? कुछ हिंदू लोग हैं जो सोच रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं अपने देश को लेकर चल रहा हूं जिसमें हम सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो ये मत सोचना कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं वो मुस्लिम लोगों को ये सोचते हैं कि ये अल्पसंख्यक है, हम तो इनकी बात मानेंगे ही नहीं। अगर तुम्हें हमारे देश में प्रॉब्लम हो रही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं चले जाते, वहां तो तुम्हारे लोग ज्यादा हैं, वहां पर तो मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, वहां चले जाइए। तो क्या वो सही कर रहे हैं? वो सही अल्पसंख्यकों के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। अल्पसंख्यक तो सोचेंगे, ही विचार आएंगे उनके दिमाग में। अब क्या स्थिति पैदा होगी, कुछ जो हिंदू लोग होंगे, कुछ लोग होंगे वो हिंदू मतलब वो धर्म को तो मानते ही नहीं है, वो अपनी सत्ता को बनाने के लिए, वो अपने लोग मतलब अपनी राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए, अपने हित में काम करने के लिए अन्य हिंदुओं को क्या करने लगेंगे, बरगलाने की कोशिश करने लगेंगे। वो दिखाने लगेंगे, देखिए मुसलमान लोग हमारे साथ कितने अत्याचार कर रहे हैं, हमें इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, मुसलमानों को अपने देश से भगा देना चाहिए। और उनके ही कुछ दोस्त जो हिंदू नहीं होंगे, मुसलमान होंगे, वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो मुसलमानों के पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि देखिए हमारे यहां पर क्या हो रहा है, हमारा देश भारत है, जबकि यहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो हमें हमारे देश से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेन हिंदू है, मेन मुस्लिम है, उनके बीच लड़ाइयां कौन करवा रहे हैं? वो दो लोग करवा रहे हैं जो सत्ता चाह रहे हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों लड़ाई होती है हिंदू या मुस्लिम में या किसी भी धर्म में, किसी भी भाषा में। आप हिंदू धर्म छोड़िए, आप भाषा को देखिए, हिंदी राष्ट्र बनाने की बात चल रही है हमारे देश में। हिंदी राष्ट्र बना दो, पूरे देश में हिंदी को लागू कर दो, लेकिन जो साउथ के लोग हैं, जो साउथ में रहते हैं, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहां के लोग क्या हैं, तमिल भाषी हैं। और तमिल भाषी लोग वो क्या करते हैं, या तो तमिल जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, तो वो हिंदी कैसे सीख सकते हैं? उनकी शुरुआत हिंदी से नहीं हुई है। और ऐसे ही कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे, उन्हें बताएंगे, जो तमिल लोग हैं उन्हें बताएंगे, अरे बहुत सारे लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि तमिल भाषा को हटा के हम हिंदी भाषा को पूरे राष्ट्र में लागू करने वाले हैं। ये बात तो सरकार नहीं कहती है कि हम तमिल भाषा को हटा देंगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन फिर भी आपने हिंदी और तमिल भाषा में
कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है और इस मिस इंफॉर्मेशन का लाभ उठाते हैं वो चंद लोग जो सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और यही कारण होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि बहुसंख्यक समझ ही नहीं पाते कि उनका फायदा उठाया जा रहा है और वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए घातक नहीं होते हैं, वो बहुसंख्यकों की बर्बादी का भी कारण बनते हैं। इसी वजह से बहुसंख्यक का बहुत बड़ा हाथ होता है, राजनीतिक लोगों का कम हाथ होता है। बहुसंख्यक लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, समाज को, तर्क को अगर वो सही तरीके से लेंगे तो वो इस तरह की स्थिति को पैदा होने ही नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अगर गलत बोल रहे हैं और आप तो बहुसंख्यक है, बहुत से लोग अगर सही बोल रहे हैं, अपनी सही आवाज को भी उठाइए, अपनी आवाज को आप बाहर लेकर आइए कि नहीं ऐसा नहीं है। कुछ हिंदू हैं जो इस तरह का बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदू हैं वो ये कहते हैं भाईचारे के साथ रहिए, आपसी संघर्ष को मत करिए। ऐसे ही बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अरे भाई हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम एक देश को अपना देश मानते हैं, उस देश में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। कुछ हिंदू या कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ मुस्लिम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे यहां पर क्या होना चाहिए, हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें हिंदुओं को अपने सोसाइटी से भगाना चाहिए। क्या ये बातें सारे मुस्लिम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो वो मुस्लिम लोग जो इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए। यही मेरा कहने का उद्देश्य है। अभी थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया, लेकिन बस यही मैं बता रहा हूं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों की बर्बादी नहीं करते, बहुसंख्यकों की बर्बादी भी कर देते हैं। इसी वजह से सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? अब यहां पर लोकतंत्र की मैंने 4 विशेषताएं बताई थी, उसमें से एक विशेषता क्या कहती है? कहती है कि जो सरकार है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और लोग यहां पर कौन है? लोग हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदी भाषा के हो सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के हो सकते हैं, तमिल भाषा के हो सकते हैं, अपने यहाँ पर तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो सभी भाषाओं के लोग हो सकते हैं और लोग की परिभाषा में सभी लोग शामिल हैं। और उन सभी लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। जब उन सभी लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो इस तरह की स्थिति को पैदा नहीं होने देगी। अब ये क्या है? ये रैशनल कॉन्सेप्ट है। रैशनल कॉन्सेप्ट का मतलब कि स्थिति को सही करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप समझ गए होंगे रैशनल लॉजिक का मतलब कि रैशनल में क्या करेंगे? हम देश को बचाने के लिए, सत्ता को सही रूप से लागू रहने के लिए, आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सत्ता के बंटवारे को सही मानेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए सत्ता के बंटवारे की जरूरत रैशनल लॉजिक से क्या है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो सत्ता के साझेदारी किस तरह की है? अगर अपने देश की ही बात करें तो यहां पर लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र की आत्मा से आप क्या समझ रहे हैं? लोकतंत्र को बचाने के लिए, मतलब लोकतंत्र हमारे देश में अगर बना रहे तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। किस तरह से आवश्यक है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं और इन लोगों के बीच ही सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, उसी प्रकार से चलना चाहिए, उसी पाथ पर चलना चाहिए। सभी कॉन्सेप्ट जो सिस्टम है उस सिस्टम को किस तरह से चलना चाहिए? लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। और वैध सरकार कैसी होती है? वैध सरकार तो वही है जो लीगल सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो कैसी होगी? उसमें भागीदारी के माध्यम से ही सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से समूह हो सकते हैं? ये भाषाई आधार पर भी हो सकते हैं, धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, जाति के आधार पर भी हो सकते हैं। तो इन सभी समूहों को जोड़कर रखने वाली शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वैध करने के लिए लोकतंत्र को बनाए रखना आवश्यक है। और लोकतंत्र की आत्मा क्या है? सत्ता की साझेदारी है। इसी वजह से सत्ता के साझेदारी की हमें आवश्यकता होती है। इसीलिए यहां क्या कहेंगे? इसे नैतिक तर्क कहेंगे कि हमारा नैतिक कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा नैतिक कॉन्सेप्ट यही है कि भैया लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए। यही दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो एक पहले वाले को हम क्या कहेंगे? युक्तिपरक कहेंगे और दूसरे वाले को नैतिक तर्क कहेंगे।
और यहां जो युक्तिपरक तर्क है वो किस पे जोर देता है, वो लाभकर परिणामों पर तर्क देता है। ठीक है, बेनिफिशियल आउटकम्स पर तर्क देता है, वो कैसे होने चाहिए, बेनिफिशियल होने चाहिए। और जो नैतिक तर्क है वो किस पर देता है, वो देता है अंतर्भूत महत्व पर। तो ये दोनों तर्क अलग अलग होते हैं। अब यहां पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पहला क्वेश्चन कहेगा जो युक्तिपरक तर्क है, ठीक है, युक्तिपरक तर्क किस पर काम करता है, वो काम करता है लाभकर परिणामों पर, लाभकर परिणामों पर। और दूसरा जो तर्क है वो किस पर काम करता है, दूसरा तर्क कौन सा है, नैतिक तर्क है। तो नैतिक तर्क किस पर काम करता है, नैतिक तर्क काम करता है अंतर्भूत महत्व पर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है, लाभकर परिणाम सत्ता के साझेदारी के कौन से तर्क पर आधारित है। तो आपको बताना है युक्तिपरक तर्क पर आधारित है, मतलब रैशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अंतर्भूत महत्व किस पर आधारित है, वो लॉजिकल तर्क पर आधारित है। ठीक है, लॉजिक पॉइंट होना चाहिए उसमें। तो यही दो क्वेश्चन हैं जो आपके इस कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहे हैं। अब आप दोनों समझ गए होंगे, दोनों पॉइंट समझ गए होंगे कि सत्ता के साझेदारी क्यों आवश्यक है। बात करते हैं अगले एक एग्जाम्पल की। यहां पर भी बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आया था। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहां पर जो लेबनान है, लेबनान है कहां, लेबनान की अगर हम स्थिति देखें तो आपने मेडिटेरियन सी देखा होगा। ठीक है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और दूसरा आपको पता होगा, अगर यहां पर ऐसे करके लाइन कर दें, ये भूमध्य सागर है पूरा। आपने यहां पर कुछ नाम सुने होंगे, यहां पर सीरिया, इस जगह पर इजराइल, यहां पर जॉर्डन, और ये एक जगह है जो इन तीनों से बाउंड्री शेयर करती है। ये क्या है, यही है लेबनान। लेबनान, यहां पर इसकी राजधानी है जिसका नाम क्या है, बेरूत। बेरूत राजधानी है। तो आपको अब समझ में आ गया कि हम किस जगह की बात करने वाले हैं, मिडिल ईस्ट में भूमध्य सागर के पास कहां पर है, लेबनान की बात हम करने वाले हैं जिसकी राजधानी बेरूत है। तो बेरूत में क्या है, बेरूत का एक पूरा स्टोरी दी गई है। तो बेरूत में पहले मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहां पर क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ था 1960 के दशक में। 1960 के दशक में, डेकेड में क्या हुआ था, यहां पर एक गृह युद्ध की स्थिति आई, गृह युद्ध। और गृह युद्ध हो किस में रहा था, दो लोगों में गृह युद्ध हो रहा था। यहां पर धर्म के आधार पर हो रहा था। धर्म के आधार पर कौन कौन से थे, एक तो थे फ्रांसीसी, ईसाई लोग, एक थे ईसाई लोग, और दूसरे लोग थे मुसलमान। यहां पर ईसाई धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जो ईसाई लोग थे वो क्या करने लगे, फ्रांस, आपने सुना होगा, तो फ्रांसीसी लोगों से मदद लेने लगे कि अरे भाई हमारे यहां पर ईसाई लोगों की स्थिति खराब हो रही है, तो फ्रांसीसियों को अंदर घुसने दिया जाए और हमारी हेल्प करने दी जाए। इसी के आधार पर जो मुस्लिम लोग थे वो सीरिया से मदद लेने लगे, सीरिया के लोगों से मदद लेने लगे कि हमारे यहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और आप हमारे देश में आइए और क्या करिए, मुसलमानों की रक्षा कीजिए। यही चीजें होने लगी। अब एक देश में लड़ाई हो रही थी, आपसी संघर्ष था, और उसमें फ्रांसीसी और सीरियाई देशों को शामिल कर लिया गया। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था 1990 के दशक में। उसके बाद वहां के जो लोग थे, वहां पर जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया और बताया कि हम अपनी स्थिति को बदलने वाले हैं, जिससे जो ईसाई लोग हैं और मुसलमान लोग हैं उनमें आपसी संघर्ष को खत्म किया जा सके। तो कुछ दिन बाद की बात है, एक व्यक्ति था जो कहां रह रहा था, वो बेरूत में रह रहा था, जिसका नाम क्या था, खलील था। अब आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी है, मैं बता रहा हूं, जो चीजें याद रखनी है वो मैं बताऊंगा, एक स्टोरी की तरह सुनिए।
तो वहां का खलील एक व्यक्ति था जो बेरूत में रह रहा था, बेरूत राजधानी थी लेबनान की। तो उसके जो माता पिता थे वो अलग अलग समुदाय से थे। कौन कौन से समुदाय? एक जो उनके पिता थे वो ईसाई धर्म के व्यक्ति थे और मां थी वो मुसलमान थी। अब आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 1960 के दशक में तो लड़ाई हो रही थी। कैसी लड़ाई हो रही थी? गृह युद्ध था। किनके बीच में था? ईसाई और मुसलमानों के बीच में था। लेकिन अब जो बात की बात करें, हम 2015 या 2010 की बात करें, तो वहां की जो स्टोरी की बात की जा रही है, वहां पर दो व्यक्ति हैं, एक ईसाई धर्म का है और एक मुस्लिम धर्म का है, और दोनों व्यक्ति आपस में शादी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अब स्थिति में सुधार हो गया है, बहुत ज्यादा सुधार हो गया। किस तरह का सुधार हो गया है? कि उनका बच्चा हुआ खलील। और वही बात बता रहा है कि जो लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग थे वो राजधानी बेरूत में रहते थे और आपस में मेलजोल था और एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पुरानी स्थिति थी उस समय पर क्या हुआ? वहां पर गृह युद्ध हुआ और आपस में लड़े। जब आपस में लड़े तो फ्रांसीसी और सीरियाई देशों को शामिल किया गया। जब इस तरह की स्थिति आई तो गृह युद्ध की समाप्ति करी गई और जो लेबनान के नेता थे वो सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? सत्ता की साझेदारी को मानेंगे। सत्ता के साझेदारी में हम क्या करेंगे? सभी जो धर्म है उन धर्म के लोगों की जो स्थिति है, पोजीशन है, उसे हम निश्चित करेंगे कि सभी धर्मों का आपस में सहयोग बने और जब हम राजनीतिक स्थिति बना रहे हैं उसमें सभी को एक ना एक जगह निश्चित की जाए जिससे आपस में संघर्ष ना हो। तो कुछ नियम तय किए गए। कौन कौन से नियम तय किए गए? जो राष्ट्रपति होगा, वहां का जो प्रेसिडेंट होगा वो कैसा होना चाहिए? मेरानाइट पंथ का कोई ईसाई व्यक्ति होना चाहिए, कैथोलिक होना चाहिए। मतलब ईसाई व्यक्ति कह दिया कि जो राष्ट्रपति होगा वो हमेशा मेरोनाइट पंथ का ईसाई व्यक्ति ही होगा। ठीक, उसके बाद जो वहां का प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान ही बन सकता है। सुन्नी मुसलमान को क्या बोल दिया? प्रधानमंत्री ही बन सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर लेबनान के कॉन्सेप्ट में पूछा जाए कि लेबनान के राष्ट्रपति कौन से धर्म का होगा, तो वो कैथोलिक होगा। प्रधानमंत्री कौन से धर्म का होगा? वो सुन्नी मुसलमान होगा। इसके बाद अगर हम उप प्रधानमंत्री की बात करें, अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो वो कैसा होना चाहिए? वो भी ईसाई होना चाहिए। वो होना चाहिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई। तो ईसाइयों में भी अलग अलग धर्म है ना, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदुओं में भी ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह से होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑर्थोडॉक्स है एक। तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा, वो हमेशा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा। अब संसद का अध्यक्ष, चौथे पॉइंट की बात हुई, जो संसद का अध्यक्ष होगा वो कैसा होना चाहिए? शिया मुसलमान होना चाहिए। तो अब देखिए, शिया मुसलमान को भी एक पद दे दिया गया, सुन्नी मुसलमान को भी एक पद दे दिया गया। जो सुन्नी मुसलमान था वो क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए। और कैथोलिक को भी दे दिया, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स को भी दे दिया। तो इस तरह से 4 पदों का बंटवारा कर दिया गया। ये स्थिति लगातार चलती रही। अब यहीं पर जो खलील था उसके दिमाग में आया कि हमारे यहां पर जो मुसलमान हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। पहले दोनों की संख्या बराबर थी, ईसाई धर्म के जो व्यक्ति थे और मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति थे वो वहां पर जनसंख्या में बराबर थे। कुछ दिन बाद जो जनसंख्या थी मुस्लिमों की बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूं, अगर खलील एक मुस्लिम व्यक्ति है और वो कहे कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, राष्ट्रपति पद के लिए मैं दावेदारी करना चाहता हूं, तो अगर मुस्लिम व्यक्ति, सारे मुस्लिम व्यक्ति मुझे वोट करें तो मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं। ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां की स्थिति की वजह से वहां पर मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी दे ही नहीं सकता। इसी तरह से जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई उप प्रधानमंत्री का पद है उसके लिए भी कोई एक मुस्लिम व्यक्ति दावेदारी नहीं कर सकता है। संसद के अध्यक्ष के लिए कोई ईसाई व्यक्ति दावेदारी नहीं कर सकता है। तो 2010 की बात में जब खलील ऐसी बातें कर रहा है कि अरे भाई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, ये कैसी स्थिति आपने बना दी है, हमारे पूर्वज किस तरह के काम कर रहे हैं, तब वहां के लोगों ने बताया उसे
कि एक टाइम पर हमारे यहां पर गृह युद्ध था, हमारे देश के टुकड़े होने वाले थे, जो बाहर के जो फ्रांसीसी लोग थे, सीरियाई लोग थे, वो देश को पूरा नोच के चले जाते। उससे अच्छी स्थिति हमने बनाई, जिससे हम आज शांति से देश में रह रहे हैं, आपसी संघर्ष को खत्म करके मेलजोल के साथ रह रहे हैं। वो किस वजह से हो पाया है? सत्ता की साझेदारी की वजह से ही हो पाया है। ये मुमकिन किस लिए हुआ? सत्ता के साझेदारी की वजह से ही हुआ था। तो अब आप समझ गए लेबनान का कॉन्सेप्ट क्या था, लेबनान में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब यही था आज की वीडियो में, इससे ज्यादा आज की वीडियो में नहीं है। चाहे वीडियो छोटी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कितना समझ में आया, कितना आपने याद रखा, ये चीजें जरूरी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आवश्यक थी जो आपको पढ़नी थी। ठीक है, तो लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस का जल्दी ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, 3-4 महीने में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अभी दिसंबर तक तो नहीं आने वाला, मुझे नहीं लगता दिसंबर तक नोटिफिकेशन निकलेगा, निकल भी सकता है, मुझे अभी क्लियर नहीं पता है। जब क्लियर होगा तब ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि क्लिक बेट वाला काम मुझ पर होता नहीं है जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं। मेरा काम है बस आपको पढ़ाना, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट करके थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था जिसमें बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आप कराइए वीडियोस में, तो मैं अगली वीडियो से ये करने वाला हूं। आपके लिए क्या करूंगा, पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किया करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, जिसे आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, और हम वहां पर अटक जाते हैं। आता हमें सब है, लेकिन वहां पर हम अटक जाएंगे, उस जगह पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उस पर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच।